हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज का अपना टॉपिक रहेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब 12th क्लास में एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर, और इस यूनिट से आए हुए उन सभी सवालों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं जो आरपीएससी ने ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में अब तक पूछे हैं। और हाँ, ये टॉपिक ग्रेड सेकंड वालों के लिए भी कोर्स में भी है और ये सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। तो चलो ठीक है, देखते हैं किस तरीके के सवाल वहां पूछे गए हैं और उनके सही आंसर क्या हैं। ठीक है, और हाँ, ये लगभग 10-12 सवाल होंगे। अगर अपन बहुत स्पीड से, मतलब बहुत भी नहीं, नॉर्मल स्पीड से भी अगर इनको सॉल्व करें ना, तो सही मायने में ये 5 मिनट में होने वाले सवाल हैं। बिल्कुल, मतलब सारे सवाल 5 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं। इतने सरल और इतने आसान से सवाल पूछे गए हैं। चलो आओ देखते हैं इस सवाल को। देखो, ये आरपीएससी द्वारा 2011 में पूछा गया सवाल है। देखो, ये सवाल 5 मिनट में बिल्कुल सोल्व हो सकते हैं, पर अपन धीरे धीरे सोल्व करेंगे, अपन टाइम लेकर के चलेंगे। इतनी भी क्या जल्दी है यार। आओ देखो, किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में, मतलब धारामापी में, फेरों की संख्या दुगनी करने पर, किसी चल कुंडली धारामापी या गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या दुगनी करने पर, ऑप्शन देखो क्या कह रहा है। धारा सुग्राहिता दुगनी हो जाती है पर वोल्टता सुग्राहिता अपरिवर्तित रहती है। धारा सुग्राहिता अपरिवर्तित रहती है पर वोल्टता सुग्राहिता दुगनी हो जाती है। सी है, धारा सुग्राहिता दुगनी हो जाती है और वोल्टता सुग्राहिता भी दुगनी हो जाती है। चौथा है, धारा सुग्राहिता व वोल्टता सुग्राहिता दोनों ही अपरिवर्तित रहती हैं। तो हमें यह पता होना चाहिए कि धारा सुग्राहिता और वोल्टता सुग्राहिता होती क्या है, उनके सूत्र क्या होते हैं। मतलब करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। इस टॉपिक का एनसीईआरटी की बुक में बहुत बढ़िया तरीके से जिक्र किया गया है। आओ देखो, मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। हमें पता होना चाहिए कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है। तो करंट सेंसिटिविटी मतलब धारा सुग्राहिता, वास्तव में इसका सूत्र होता है फाई अपॉन आई, मतलब एकांक धारा पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप। और जब अपन सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है BNA अपॉन सी। भाई ये हमें पता होना चाहिए। जब अपन धारामापी पढ़ते हैं, चल कुंडली धारामापी पढ़ते हैं, गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं, उसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं, वहां इन सब की अपन को जरूरत पड़ती है। तो ऐसा इक्वल टू फाई अपॉन आई BNA अपॉन सी। इसी प्रकार वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई अपॉन वी, और इसको अपन जब सोल्व करते हैं तो BNA अपॉन CR। ये इनके सूत्र हैं। ये कहता है कि फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए, N की वैल्यू डबल कर दी जाए, तो धारा सुग्राहिता और वोल्टता सुग्राहिता में क्या परिवर्तन होगा। एक बार आप खुद सोचो देखें। फॉर्मूले मैंने बता दिया आपको, अब आप दिमाग लगाओ कि फेरों की संख्या डबल करने पर धारा सुग्राहिता और वोल्टता सुग्राहिता में क्या परिवर्तन होगा। वीडियो रोको एक बार और दिमाग लगाओ, सोचो क्या आंसर होगा। यकीन मानिए, जो हम सोचेंगे ना वो आंसर गलत आएगा। बिल्कुल, मैं बताता हूं। सूत्र देख करके लगता है कि फेरों की संख्या दुगनी करने पर इसकी वैल्यू भी दुगनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी दुगनी होनी चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। धारा सुग्राहिता तो दुगनी होगी, लेकिन वोल्टता सुग्राहिता अपरिवर्तित रहेगी। सर ऐसा क्यों है, तो सुनो। फेरों की संख्या दुगनी करने पर धारा सुग्राहिता दुगनी होगी, क्योंकि SI समानुपाती N है। पर यहां सुनिए,
फेरों की संख्या दुगने करने पर कुंडली का प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि कुंडली का प्रतिरोध समानुपाती होगा लंबाई के, मतलब समानुपाती होगा फेरों की संख्या के। तो अगर फेरों की संख्या आप दुगना करते हो तो प्रतिरोध का मान भी दुगना हो जाएगा, किए गए परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो जाएगा। तो धारा सुग्राहिता 2 गुनी होगी पर वोल्टता सुग्राहिता अपरिवर्तित रहेगी। और इसका आंसर होगा धारा सुग्राहिता दुगनी हो जाती है पर वोल्टता सुग्राहिता अपरिवर्तित रहती है, मतलब इसका सही आंसर फर्स्ट वाला होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। सोचो कितना बढ़िया सवाल है। और हां, ये टॉपिक या फिर इस कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं, छुपा हुआ नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में बहुत बढ़िया तरीके से इसका जिक्र कर रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखो, आरपीएससी द्वारा 2011 में पूछा गया सवाल, सीधा सीधा सवाल। बोर मैग्नेटोन का मान होता है और कुछ वैल्यू दे रखी है। बोर मैग्नेटोन मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कि बोर मैग्नेटोन होता क्या है, कहां पढ़ते हैं अपन। एक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो अपन पढ़ते हैं। और इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है, सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है, NEH/4πm इक्वल टू n, और ये EH/4πm इसी को अपन बोर मैग्नेटोन कहते हैं। ये एक नियत मान है, इसी को अपन बोर मैग्नेटोन कहते हैं भाई। बोर मैग्नेटोन इसी को बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए, वो तो मैं आपको बता रहा हूं कि अपन इसको पढ़ते कहां हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वास्तव में EH/4πm, E यहां इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, H यहां प्लांक कांस्टेंट है, M यहां इलेक्ट्रॉन का मास है। जब आप सोल्व करोगे यकीन करिए इसका आंसर आएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा, मतलब इसका आंसर बी होगा। अब इस सवाल को देखिए आप, यह सवाल आरपीएससी द्वारा 2015 में पूछा गया सवाल। सवाल क्या है सुनो, धारा आई बहाते हुए एक लंबे और पतले तार की अवधारणा कीजिए। एक बिंदु पर जो तार से आर दूरी पर हो, चुंबकीय क्षेत्र निम्न के समानुपाती है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो भाई हमें एक बात पता होनी चाहिए कि ये तार बहने वाली धारा आई आर दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो एक तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है B इक्वल टू μ0I/2πr होता है। ये सब कांस्टेंट तो समानुपाती I/R, और यही हमारा आंसर होगा। देखो जरा I/R, इसका आंसर सी होगा। बहुत सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़िए। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2015 में नहीं 2013 में पूछा गया था। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। सवाल पढ़ो आप, क्या कहता है। एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रारंभिक वेग v से प्रवेश करता है। यदि कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण थीटा है तो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलते समय कण की चाल क्या होगी। कण की चाल v ही रहेगी। हमें पता होना चाहिए कि जब कोई आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगता है, वास्तव में उस बल के कारण उस कण की चाल में कोई बदलाव नहीं होगा। उसकी चाल हमेशा नियत रहेगी। फिर चाहे कोण 0 डिग्री का हो, चाहे 90 डिग्री का हो, चाहे फिर 0 से ज्यादा और 90 से कम हो। हमें पता होना चाहिए कि जब 0 डिग्री का एंगल होता है
तो उस कण का पथ सरल रेखा में होता है, वो बिना किसी विक्षेप के नियत चाल से सीधा निकल जाता है। 90 डिग्री का एंगल होगा तो वृत्ताकार पथ में चक्कर काटता है, लेकिन चाल यानी कि स्पीड आज भी कांस्टेंट रहेगी। और अगर किसी एंगल पे भी अगर वो प्रवेश करता है तो उसकी चाल हमेशा नियत रहेगी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा नियत रहेगी, और इसका सही जवाब होगा कि उसकी चाल v ही बनी रहेगी। ठीक है, बहुत सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़िए, इस सवाल को देखो, आरपीएससी द्वारा 2015 में पूछा गया सवाल। दिए गए चित्र में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहां इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? यहां तार की लंबाई अनंत है जो बिंदु O से मुड़ा हुआ है, यहां से वो मुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब अनंत लंबाई का तार, अनंत लंबाई का तार ऐसे ले लिया गया। और इस पॉइंट पर अपन को चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है। तो सुनो, इस तार की वजह से तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा 0, इस तार की वजह से। क्यों? क्योंकि ये वाला बिंदु इस तार की अक्ष पर है। अगर कोई बिंदु किसी तार की अक्ष पर आता है तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। जब अपन बायो सावर्त का नियम पढ़ते हैं तो इस बात की व्याख्या वहां हो जाती है। और सुनो, बचा हुआ है ये वाला तार जो अनंत लंबाई का नहीं है बल्कि अर्ध अनंत लंबाई का है। अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र कुछ ऐसा होता है, म्यू नोट I अपॉन 4 पाई r। बस r की जगह यहां x है, म्यू नोट I अपॉन 4 पाई x। अब इसकी डायरेक्शन बताओ। वास्तव में इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। वो कैसे? दाहिने हाथ की हथेली के नियम से अंगूठे को धारा की दिशा में रखो, अंगुलियां वहां लेके जाओ जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जो हथेली की डायरेक्शन होगी वास्तव में वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहां चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा, म्यू नोट I अपॉन 4 पाई x, पृष्ठ के अंदर की ओर। वास्तव में इसका सही आंसर ए वाला होगा। अब इस सवाल को देखो, यह सवाल आरपीएससी द्वारा 2018 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है सुनो, समान वेग से किसी दिए गए चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित करने पर निम्न में से किस कण की परिभ्रमण आवृत्ति न्यूनतम होगी? इनमें से किसकी आवृत्ति न्यूनतम होगी? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, हीलियम प्लस है और लिथियम प्लस है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब कोई आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्ताकार पथ में चक्कर काटता है, और जब वो वृत्ताकार पथ में चक्कर काटता है तो उसके लिए आवर्तकाल और आवृत्ति का सूत्र कुछ इस तरीके से लिया जाता है। आवर्तकाल का सूत्र 2 पाई m अपॉन QB, तो आवृत्ति 1 अपॉन T इक्वल टू QB अपॉन 2 पाई m। यहां देखिए B कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, यहां QB कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, हीलियम प्लस पर और लिथियम प्लस पर आवेश का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वास्तव में उसकी वैल्यू E के बराबर है, मतलब कांस्टेंट है, सब पर आवेश बराबर है। तो हम कह सकते हैं F समानुपाती 1 अपॉन m। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी आवृत्ति कम होगी। यह कहता है कि किस कण के लिए आवृत्ति न्यूनतम होगी, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसके लिए आवृत्ति कम से कम। द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा? लिथियम प्लस का ज्यादा होगा। यही हमारा आंसर होगा। अब इस सवाल को देखो, यह सवाल आरपीएससी द्वारा 2022 में पूछा गया सवाल। इस सवाल को पढ़िए और इसका आंसर पता करिए। इस सवाल की खास बात बताता हूं, यह सवाल उस एग्जाम में बोनस के रूप में गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन अपन को तो बताना पड़ेगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। आओ देखो, वैसे सवाल बहुत आसान है। ये सवाल कहता है किसी लंबे सीधे तार जिसमें 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उससे 20 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? हमें पता होना चाहिए सीधे तार जिसमें धारा बह रही है I, इसके लंबवत दूरी r पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू
म्यू नोट आई अपॉन 2πr होती है, ये हमें पता होना चाहिए। आप वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2πr, इन सब की वैल्यू पुट करो। म्यू नोट की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻7, आई की वैल्यू की बात करें तो ये दे दिया 35 एम्पियर, फिर ये 2 आ गया, पाई आ गया, आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, 20/100 करेंगे तो मीटर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 3.5 गुणा 10⁻⁵ टेस्ला। और ऐसा एक भी ऑप्शन यहां नहीं है, इसीलिए इस सवाल को बोनस के रूप में दिया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखो, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति समानुपाती होती है। 2022 में पूछा गया सवाल। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति वही है जो भी थोड़ी देर पहले आवृत्ति का सूत्र अपन पढ़ के आए हैं। बताइए, आवृत्ति F इक्वल टू 1/T इक्वल टू QB/2πm समानुपाती होगा Q/m के। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। Q/m कहाँ हो भाई साहब आप? ये वाला हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ो। ये देखिए, ये 2025 में पूछा गया सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल। बिल्कुल आप इसे एक तरीके से हार्ड सवाल कह सकते हो, लेकिन तब कह सकते हैं हार्ड जब हमारी प्रैक्टिस ना हो। अगर इस चैप्टर की अच्छी प्रैक्टिस हो तो ये सवाल मुश्किल नहीं है। आओ देखो क्या कह रहा है। एक निश्चित लंबाई के दो एक समान चालक तारों में से एक को वृत्ताकार लूप और दूसरे को वर्गाकार लूप, जिसकी भुजा डी है, में मोड़ा गया है। दोनों में समान धारा आई प्रवाहित हो रही है। वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और वर्गाकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? सवाल क्या कहता है, मैं एक बार फिर बोल देता हूं। वो कहता है कि नियत लंबाई के तार हैं, दो तार हैं, नियत लंबाई के तार हैं। एक तार को मोड़ करके आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बना दी, तो दूसरे तार को मोड़ के डी भुजा का कोई वर्ग बना दिया। वो कहता है इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B1 ले लो और यहां चुंबकीय क्षेत्र B2 ले लो। तो हमसे पूछ रहा है इनके चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो आओ देखो मैं समझाता हूं। हमें पता होना चाहिए कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र B इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2r होता है। पर यहां r की वैल्यू हमें l के फॉर्म में रखनी होगी और हमें पता है कि 2πr इक्वल टू l होगा, तो r इक्वल टू l अपॉन 2π होगा। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, म्यू नोट आई अपॉन 2 और ये l अपॉन 2π। जब आप सोल्व करोगे तो b की वैल्यू आएगी म्यू नोट आई, 2 से 2 चला जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा और l इक्वेशन नंबर 1। और क्यों ना इसे हम 1 1 1 कह दें। अब इधर देखो, वर्गाकार फ्रेम के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जब अपन सोल्व करते हैं, ट्रिक भी हमें याद होनी चाहिए, इसकी ट्रिक भी आती है, पर जब हम सोल्व करते हैं तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें प्राप्त होता है 2√2 म्यू नोट आई अपॉन पाई। और ये जो भुजा दे रखे ना डी, ये भुजा डी। लेकिन आज हमें ये पता होना चाहिए कि 4d इक्वल टू होता है l के, तो d की वैल्यू होगी l/4। बस ये वैल्यू अपन को यहां पुट करनी है। तो B2 इक्वल टू, क्योंकि हमने यहां B2 लिया है, तो B2 इक्वल टू आएगा 2√2 म्यू नोट आई अपॉन पाई और d की वैल्यू है l/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। यानी कि B2 इक्वल टू आ गया 8√2 म्यू नोट आई अपॉन पाई l। और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको B1 अपॉन B2 पता करना है। ये है B1, ये है B2। और जब आप सोल्व करोगे तो यकीन करिए ये म्यू नोट आई से म्यू नोट कैंसिल हो जाएगा और L से L कैंसिल हो जाएगा। जब आप सोल्व करोगे तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं इसका आंसर आएगा पाई 8√2 आएगा। और इसका सही आंसर कौन सा होगा? चौथा वाला होगा। अब इस सवाल को देखो आप, ये सवाल
2025 में ही पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहता है, सुनो। 1 मीटर लंबाई की एक परिनालिका की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इसमें कुल 500 फेरे हैं। यदि इनमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। आओ मैं समझाता हूं। हमें दिया गया है कि एक लंबी परिनालिका है। परिनालिका कुछ इस तरीके से हम लेते हैं। इसमें बहने वाली धारा है I। परिनालिका की लंबाई है L। फेरों की संख्या है N। हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू होती है वो म्यू नोट एन आई होती है। n यहां एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है स्मॉल n, तो आप इसे ये कह सकते हो म्यू नोट एन आई अपॉन एल। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। I यहां बहने वाली धारा, n यहां फेरों की संख्या, l इसकी लंबाई है और म्यू नोट वो कांस्टेंट है। वैल्यू पुट करेंगे। म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। n की वैल्यू कितनी दे दी 500। करंट की वैल्यू कितनी दे दी 10 एम्पियर। लंबाई कितना है 1 मीटर। जब आप सोल्व करोगे तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं 1 2 3 और फिर ये आ जाएगा एक तरीके से 20 पाई गुणा 10⁻⁻⁴। मतलब ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻3। मतलब इसकी वैल्यू जो आ रही है 2 पाई इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6.28 गुणा 10⁻⁻3 टेस्ला। और यही हमारा आंसर होगा। देखो कौन सा आंसर होगा, वास्तव में इसका आंसर फर्स्ट होगा। इस प्रकार ये सवाल हमारे कंप्लीट हुए। तो अब अपन मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली क्लास के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।